नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी में। मेरा नाम चंद्रशेखर साखरे। मैं अकाउंट फील्ड में काम करता हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है उसके लिए हमने अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट समझने का प्रयत्न किया है। आज भी वही अकाउंट में जो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है उसके जो वर्ड आते हैं अकाउंट में उसका सब डिटेल हम आज पिछले वीडियो में जो हुआ है उसके आगे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ लिया था। अगर दो पर्सन मनी के मेजरमेंट में कोई वस्तु का डील कर रहा है तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद गुड्स क्या होता है, तो जिस वस्तु में ट्रेडर डील करता है उसे गुड्स कहते हैं। उसके बाद हमने परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट का कंसेप्ट भी समझ लिया था। उसमें कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस पे हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, वो भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके बाद स्टॉक, इन्वेंटरी, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये जो शब्द हम देख रहे हैं ये सब शब्द हमें अकाउंट में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद सेल्स अकाउंट, उसमें कैश बेसिस पे अगर हम सेल करेंगे तो उसका कैश लेजर में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्रेडिट सेल पे हम कोई माल बेचेंगे क्रेडिट पे तो हमें सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल का एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके बाद परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। उसके बाद और एक शब्द आता है अकाउंट में, परचेसेस, उसमें कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल, ये भी हमें अच्छी तरीके से हमने समझ लिया था। उसके बाद एक्सपेंडिचर, ये शब्द भी हमें अकाउंट में आता है। बिजनेस से पैसा बाहर जाना यानी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी दो प्रकार आते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसका हम एक साल में बेनिफिट ले रहे हैं और उसको हम पेमेंट कर रहे या बाद में कर रहे। अगर हमने एक साल में उसका बेनिफिट लिया है तो हमें उसका एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसमें एक साल के बाद इन फ्यूचर में बेनिफिट हम लेंगे उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर कोई भी एसेट हम परचेस करेंगे और आज मतलब प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में हम वो एसेट परचेस करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं और उसका बेनिफिट इन फ्यूचर में ले रहे तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने देखा कि एसेट ये शब्द भी आता है और जो एसेट शब्द आता है उसमें भी तीन प्रकार के एसेट हमें मालूम होना ज़रूरी है। उसमें से एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट और फिक्टिशियस एक एसेट होती है। फिक्टिशियस एसेट ये समझने के लिए यहाँ बताया है। एक्चुअल हम अकाउंट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ही रिकॉर्ड करते हैं। उसमें करंट एसेट का मतलब हम करंट ईयर में एक साल में उसका बेनिफिट लेंगे करंट ईयर में, और करंट ईयर के बाद जो साल आता है उसमें उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं तो उसे हम करंट एसेट बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और नॉन करंट एसेट भी, उसमें भी दो प्रकार के एसेट आती है। उसमें फिक्स एसेट ये नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है। इट इज़ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। उसमें दो प्रकार के एसेट
हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वो पहले एसेट का नाम होता है टेंजिबल फिक्स एसेट और एक एसेट का नाम होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो टेंजिबल फिक्स एसेट यानी हमें जो एसेट हम देख सकते हैं उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो एसेट हम टेंजिबल फिक्स एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमारे बिजनेस में मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, हमारी कार है, हमारी बिल्डिंग है, ये सब हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये सब हमारी टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। उसका एग्जाम्पल गुडविल है, ट्रेड है, हमारा पेटेंट है, ये सब हमारी इनटेंजिबल एसेट। उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते, पर उसका बेनिफिट हमें मिलता है। उसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी का ब्रांड मार्केट में अगर कोई नई कार, ट्रक अगर वो लॉन्च करेगा तो टाटा कंपनी की रहेगी, तो उसे ग्राहक ऑलरेडी रेडी रहेगा और उसका बेनिफिट उन्हें अनेक साल आने वाले साल में मिलता रहता है। उसे हम इनटेंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं। उसके बाद हमने एक शब्द देखा कैपिटल, कैपिटल और उसके बाद हमने लायबिलिटी भी देखा। तो ये जो 5 शब्द है कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम, जहां मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेसिक कोर्स को शुरुआत किया, उसी टाइम बेसिक अकाउंट के कंसेप्ट में मैंने जो 5 वर्ड लिए थे जो अकाउंट का काम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें से कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस और इनकम, वो अच्छी तरीके से ऑलरेडी मैंने समझाया है और आज भी समझा रहा हूँ। कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी ओनर बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन करता है और एक क्लेम करता है टोटल एसेट में, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो ओनर बिजनेस के टोटल एसेट में क्लेम करता है उसे कैपिटल कहते हैं, और जो आउटसाइडर बिजनेस के टोटल एसेट में क्लेम करता है उसे लायबिलिटीज कहते हैं। अभी मैंने ये आपको डायरेक्ट रिवीजन के स्वरूप में बताया है, पर इसका डिटेल मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। आज हम लायबिलिटी क्या है ये आज शुरू करने वाले हैं, अच्छी तरीके से फिर एक बार समझने वाले हैं। ये सब होने के बाद ही हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। चलो अभी लायबिलिटी, द अमाउंट invested by person other than owner into the business is called liability. It is the claim of outsider into the business. Liabilities are always payable on due date. ड्यू डेट को कोई भी हमें इंस्टॉलमेंट देना है, अगर हमने बैंक से लोन लिया है, हमारा जो क्रेडिटर है जहाँ से सप्लायर से हमने माल परचेस किया है, अगर बिल्स पेबल हमने साइन करके दिया है कि आपको विशिष्ट तारीख को हम पेमेंट करेंगे, हमने मॉर्गेज लोन लिया है, अगर हमने शॉप मॉर्गेज लोन लिया, बिल्डिंग मॉर्गेज लोन लिया, कोई डॉक्यूमेंट्स प्लॉट मॉर्गेज लोन लिया, उसका इंस्टॉलमेंट हमें टाइम पे देना पड़ता है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। क्योंकि कोई भी आउटसाइडर यानी बैंक, कोई सप्लायर हमें क्या करता है, हमारे बिजनेस में वो कंट्रीब्यूशन करता है, यानी लोन के स्वरूप में परचेस का गुड्स हमें दे के हमें वो कंट्रीब्यूशन करता है, यानी उनका राइट रहता है कि हमसे पैसा वसूल करने का, तो उनको विशिष्ट तारीख को हमें पेमेंट देना जरूरी रहता है। वो सब हमारी लायबिलिटीज होती है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन अदर दैन ओनर, ओनर को छोड़ के कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में अगर कंट्रीब्यूशन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज द क्लेम, ये भी क्लेम होता है, ऑफ आउटसाइडर इनटू द बिजनेस। लायबिलिटी आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। ये ड्यू डेट को हमें पे करना पड़ता है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अभी लायबिलिटी को हम विस्तृत स्वरूप से समझना जरूरी है। चलो देखते हैं। लायबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। लायबिलिटी भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। अभी नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? दोज लायबिलिटी विच आर पेबल, जिसका पेमेंट हमें करना है। जिस कोई भी वैल्यू का
अगर हमने बेनिफिट लिया है तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद भी हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो हमें वो करंट लायबिलिटी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर हमारी 31 मार्च को हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद का 1 साल और उसके बाद का जो साल आ रहे वो साल तक हम पेमेंट कर रहे तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि बैंक लोन, ये बैंक लोन हम 2 साल, 5 साल, 15 साल हम उसका इंस्टॉलमेंट पे कर रहे तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक हम पेमेंट कर रहे, लोन का पेमेंट दे रहे हैं तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। मॉर्गेज लोन, डिवेंचर्स के ऊपर लिया हुआ लोन, ये सब हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी क्या होती है। तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन अदर देन ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर इनटू द बिजनेस। लायबिलिटी आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। लायबिलिटी ये आउटसाइडर बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, कंट्रीब्यूशन करता है और उसका पेमेंट हम अनेक साल पे करते। अगर 1 साल में पे करेंगे तो हम करंट लायबिलिटी उसको कहेंगे। अगर हम 1 साल से ज़्यादा टाइम वो पेमेंट उसका पे कर रहे हैं तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी का भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अभी एग्जाम्पल के स्वरूप में हम समझ लेते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। ये हमारा करंट ईयर है तो ये 1 जनवरी 18 समझने के लिए ये साल लिया है। 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 ये हमारा करंट ईयर है। अकाउंटिंग का काम हम इस साल में कर रहे हैं, 18 साल में। और उसके बाद 19 साल आ रहा है। 19 साल कब आएगा? 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर, उसके बाद का 1 ईयर, उसके बाद का भी एक ईयर कौन सा आता है? 31 दिसंबर 19 तक, यानी 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, यानी उसके बाद का जो साल, वहाँ तक अगर हम पेमेंट दे रहे, हमारे बैंक लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे तो उसे हम जिसका हम पेमेंट कर रहे उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। यही तो आइडिया आ गया होगा कि देखिए, अगर हमारा 18 साल में हमने कोई लोन लिया और उसका लोन का इंस्टॉलमेंट हम 19 साल के बाद भी दे रहे, 18 साल के बाद 19 साल आता है, 19 साल के बाद 31 दिसंबर के बाद मैंने गलती से बताया 20 साल आएगा तो 20 साल में भी पेमेंट करेंगे। यानी 31 दिसंबर 19 के बाद, पेबल आफ्टर 31 दिसंबर 19 इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने कल अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1 जनवरी दिसंबर से नहीं तो 1 जनवरी 20 से उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। म्हणजे यानी 31 दिसंबर 19 के बाद 1 जनवरी 20 शुरू होता है, वो साल में भी हम अगर पेमेंट कर रहे तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इतना तो आइडिया आ गया। चलो अभी करंट लायबिलिटी क्या होती है ये भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोज लायबिलिटी विच आर पेबल, जिसका पेमेंट हमें करना है विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर इम्पोर्टेंट है, 1 ईयर इम्पोर्टेंट है। वो नॉन, इसमें क्या था? 1 ईयर के बाद है ना, पीरियड ऑफ 1 ईयर के बाद था, यहाँ 1 ईयर में है। करंट लायबिलिटी में क्या है? दोज लायबिलिटी है हमारी विच आर पेबल है, जिसका पेमेंट हमें करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, उसे हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी समझा देता हूँ। करंट ईयर हमारा 18 साल और 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है वो। उसके बाद का साल आता है 19 साल, और 19 साल में भी हम पेमेंट दे के वो लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो रही है। वो अभी हमें देने की ज़रूरत नहीं, हम उसका पेमेंट पूरा कर रहे हैं। 31 दिसंबर
19 साल के पहले अगर हमारी लायबिलिटी हम उसका पेमेंट हम पूरा कर देंगे तो उसे हम करंट लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कौन सी लायबिलिटी रहेंगी? हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जहाँ से हम माल सप्लाई करते हैं तो बोलते भाई हमारा पैसा 1 2 4 6 महीने तक आप पेमेंट करो, 2 2 4 4 साल तो नहीं रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट, तो हमें वो माल ही बेचेंगे नहीं, इसलिए उसको हम करंट लायबिलिटी में उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद बिल्स पेबल हम लिख के दे रहे भाई हमें आप 1 महीने के पहले आपका पेमेंट हम कर रहे तो भी हमारी करंट लायबिलिटी है। बाद में एक्सपेंसेस पेबल, हमारे कोई भी एक्सपेंसेस, सैलरी है, स्टाफ है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, हमने बैंक से कोई लोन लिया है थोड़ी दिन के लिए, महीने के लिए, तो वो भी हमारे करंट लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी है हमारी और हमारे कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें 50,000 रुपये पड़ा है। इफ कंपनी इशू चेक 55,000 और 55,000 का चेक इशू किया हमारे कंपनी ने, तो अभी क्या हो गया हमारे बैंक में तो 85,000 रुपये और हमने तो 55,000 का चेक इशू किया है, हमें 5,000 रुपये कम पड़ रहे, तो 5,000 रुपये लोन गिवन बाय बैंक फ्रॉम चेक क्लियरेंस। हमारा चेक क्लियरेंस करने के लिए बैंक ने हमें 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा किया लोन के स्वरूप में और हमारा चेक उन्होंने क्लियर कर दिया, तो ये 5,000 रुपये हमारा क्या हो गया? बैंक का लोन हो गया। उसे हम कहते हैं, वो लोन को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओसीसी। ये भी हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमें एंट्री आने वाली है। दिस लोन इज कॉल्ड बाय ओडी, यानी 5,000 रुपये हमारा क्या है? बैंक ओडी है। उसके बाद देखते हैं एक शब्द आता है ड्राइंग, ये भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर ओनर फॉर द पर्सनल यूज। ड्राइंग का मतलब अगर कोई कंपनी का ओनर है वो बिजनेस में से कोई अमाउंट घर खर्चे के लिए, पर्सनल काम के लिए उठा रहा है, अगर बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है, अगर कार है, लैपटॉप है, वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, कोई वस्तु स्वरूप में कैश और काइंड, तो उसे हम ड्राइंग के अंडर उसे वो अमाउंट को हम उस वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेरी खुद की कंपनी है और मैं हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉल कर रहा हूँ, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 25,000 रुपये, ऐसे मैंने 3 लाख रुपये मेरे कंपनी से मेरे घर खर्चे के लिए लिए, तो ये मेरी क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। वो ड्राइंग के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर मैंने हमारे कंपनी का लैपटॉप लिया और घर में मेरे बच्चे को गेम खेलने के लिए दिया, तो लैपटॉप की वैल्यू मेरी ड्राइंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करनी जरूरी है। उसका हम सब एग्जाम्पल आगे जाके पढ़ने वाले, जितना भी अभी मैं बता रहा हूँ उसका सब कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही हम टैली प्राइम में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तब तक नहीं करेंगे, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझने के बाद ही हम ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं। अभी ये जितने भी शब्द आने हुए हैं 13 नंबर का शब्द है, ऐसे जितने भी वर्ड आ रहे उसकी कंसेप्ट हमें क्लियर अगर हो गई तो हम कोई भी काम अकाउंट में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का हमें धन्यवाद करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा बनाया है कि हमें अकाउंट काम करने के लिए बहुत ही आसान हो गया है। पर हमें ऐसा नहीं कि हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर मालूम है पर अकाउंट का बेसिक ज्ञान नहीं, तो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई मतलब ही नहीं। तो अकाउंट का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए मुझे लगा कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर समझने के पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट, अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलो, अभी बिजनेस में से ओनर ने पर्सनल काम के लिए, घर खर्चे के लिए पैसे विड्रॉन किया कैश और काइंड, तो उसे हम उस विड्रॉन किया हुआ कैश और काइंड को हम ड्राइंग कहते हैं, अभी बताया। उसके बाद और एक शब्द हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिसिप्ट, पैसा आना इनटू द बिजनेस। बिजनेस में कोई भी पैसा आता है, 2 प्रकार से पैसा जमा होता है हमारे बिजनेस में। लोन का मतलब नहीं, अभी रिसिप्ट का मतलब है
यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जैसे दो प्रकार के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे ही रिसिप्ट भी दो प्रकार की बिजनेस में आती है, एक रेवेन्यू मार्क से और एक कैपिटल मार्क से। उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स। हमने, हमारा मोबाइल का शॉप है, हमने मोबाइल बेचा, हमें पैसा अभी मिल रहा है या बाद में हमें दे रहा है उसका कोई मतलब नहीं, पर हमने अगर माल हमारा बेच दिया तो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। और जिससे हमें पेमेंट लेने का है उसका हमें राइट है, उसका नाम हम हमारे एसेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर कि हमें इनसे पैसा लेने का है। ये तो आपको आइडिया आ जाएंगे जब हम काम करेंगे। और सर्विस भी आता है उसमें। मेरा अगर प्रोफेशन है, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ और मेरी फ़ी अभी मिल रही और बाद में मिलने वाली है, तो मैंने अभी तो सर्विस दे दिया पर मुझे पैसा मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस जहाँ से मुझे फ़ी लेने की है उनका मैं लिखूँगा कि मेरी फ़ी इनसे लेने की है, ऐसे मैं अपने बैलेंस शीट में लिखूँगा। आपको तो आइडिया है बैलेंस शीट में कैसे एंट्री करने की, कि आपको मालूम है अकाउंट इज एन आर्ट। अकाउंट का कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करना एक कला है। ये तो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। तो भी अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको ये सब आइडिया आ जाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेल्स ऑफ स्क्रैप वगैरह मटेरियल है। हमारा अगर मोबाइल का शॉप है और मोबाइल के शॉप में मेरे बहुत सारे कार्टून बॉक्सेस जो स्क्रैप में उनको बेच के भी मुझे पैसा आ रहा है, तो वो भी मेरी रेवेन्यू ही रिसिप्ट मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी जरूरी है। इतना तो आइडिया आ गया। अभी कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये भी रिसीव्ड और रिसीवेबल है फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट इन रेवेन्यू नेचर। जो रेवेन्यू नेचर को छोड़ के कोई भी रिसिप्ट हमारे बिजनेस में आ रही तो कैपिटल रिसिप्ट है। लोन छोड़ के, लोन का मतलब इधर नहीं, हमारी कौन सी एसेट जो रेवेन्यू स्वरूप में नहीं है पर रकम मिली या मिलेगी उसे कैपिटल रिसिप्ट करेंगे। सेल्स ऑफ मशीन, हमारी बिजनेस की मशीन जो है ओल्ड है उसको हमने बेच दिया, वो बेचने के बाद हमें जो रिसिप्ट आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, वो सब हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। सेल्स ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग को बेचा। बैंक लोन भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। अभी मैंने बताया लोन का मतलब यहाँ जो रेवेन्यू इसमें नहीं आता, पर कैपिटल रिसिप्ट में लोन का मतलब आता है, क्योंकि ये भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट ही है। या इनकम का कोई मतलब नहीं, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आएंगी क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है। तो कैपिटल स्वरूप में अगर हमने मशीन लेने के लिए जो लोन लिया तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। इतना तो आइडिया आ गया होगा। चलो अभी यहाँ तक आ गए, अभी आगे देखते हैं क्या शब्द आता है। अभी और एक शब्द आता है हमारे बिजनेस में, हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, प्रॉफिट यानी इनकम। उसका दूसरा शब्द है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, हम रेवेन्यू नहीं बोलते, रेवेन्यू का मतलब ही प्रॉफिट है और एक्सपेंसेस का मतलब ही खर्चा है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट, ये सबका मतलब प्रॉफिट एंड इनकम होता है। ये प्रॉफिट ही है। रेवेन्यू अगर हमारी है 1,00,000 रुपये और एक्सपेंसेस है 50,000 रुपये, इज इक्वल टू 50,000 रुपये हमारा क्या है? प्रॉफिट है, इनकम है। चलो अभी फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वी डू नॉट कंसिडर कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। इसमें प्रॉफिट में, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में, हमारे बिजनेस की इनकम में हम कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट का यहाँ डू नॉट कंसिडर, यहाँ कंसिडर नहीं होता। कैलकुलेटिंग करने में, प्रॉफिट जब हम निकालते उसमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट लेते नहीं हम। खाली हम बिजनेस में जो हमारे सेल्स परचेज खर्चे हो रहे उसका ही कैलकुलेशन करके हम नेट प्रॉफिट, नेट इनकम निकालेंगे। उसमें कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी मशीन हमने बेची, मशीन के खर्चे किए, तो इसमें वो हम दिखाएंगे नहीं। ये आइडिया आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
सेल्स ऑफ गुड्स रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख का हमने माल बेचा। परचेस ऑफ गुड्स रुपीज़ 2,80,000। बताओ अभी प्रॉफिट कितना हो गया। हमने सेल किया 5 लाख का और 2,80,000 का हमने परचेस किया, यानी 2,80,000 का हमारा खर्चा हो गया और तो सेल तो हमारा 5 लाख का हो गया। हमारा कितना हो गया प्रॉफिट, तो 5 लाख में से अगर 2,80,000 रुपये खर्चा जाने के बाद 2,20,000 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये तो आइडिया आ गया। ये कौन सा हो गया, ये प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें अगर और खर्चे करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी निकल आएगा। उसके बाद एग्जांपल और एक देता हूँ। कैश सेल किया, गुड्स परचेस सेल करने, कैश में गुड्स हमने सेल किया 3,80,000 का और क्रेडिट में हमने गुड सेल्स किया 2,20,000 का, यानी 3 लाख और 3,80,000 और 2,20,000 इतना हमारे पास जो 3,80,000 तो कैश मिल गया और 2,20,000 हमें मिलने वाला है, तो इतना तो हमारा टर्नओवर हो गया। उसमें से 4 लाख का हमने परचेस किया, तो अभी हमारा प्रॉफिट कितना है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हमें प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर हमारा पैसा मिल रहा है या बाद में मिल रहा है, हम सर्विस को प्रोवाइड किया है, यानी हमें वो इनकम तो दिखाना पड़ेगा, वो रिसीट तो दिखाना पड़ेगा। हमने सेल्स क्रेडिट पे दिया है तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें वो दिखाना पड़ता है। तो 3,80,000 प्लस 2,20,000 टोटल हो गया 6 लाख का हमारा टर्नओवर। इसमें से 4 लाख का खर्चा हो गया, वो अभी हमारा प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए। हमारा अकाउंटिंग ड्यू बेस पे चलता है। पेमेंट मिला या बाद में मिलने वाला है, उसका भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करता है। डबल एंट्री भी होती है, ये भी आपको आइडिया है। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताई, आप सब देखेंगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगी। चलो अभी मैं आगे जाता हूँ और एक एग्जांपल लेता हूँ। कैश सेल हो गया, गुड्स में हमने माल बेचा कैश में 7 लाख का, क्रेडिट पे मैंने माल बेचा 3 लाख का। एक कैश 7 लाख रुपए आ गए सेल की और 3 लाख रुपए मुझे मिलने वाली, मैंने तो माल बेच दिया, टोटल 10 लाख की। और कैश परचेस किया मैंने 1,30,000 का और क्रेडिट परचेस किया मैंने 1,20,000 का। मैंने रेंट पेड कर दिया, मेरा जो ऑफिस है, शॉप है, उसका मैंने भाड़ा पेड किया। कैलकुलेटेड प्रॉफिट अभी बताओ, टोटल सेल हो गया मेरा 7 लाख प्लस क्रेडिट सेल 3 लाख, टोटल 10 लाख का मेरा सेल है, टर्नओवर है। उसमें से टोटल एक्सपेंसेस हो गया 1,30,000 रुपये परचेस करने के लिए कैश में, क्रेडिट परचेस किया 1,20,000 का और रेंट पे किया 50,000 का, यानी 3 लाख का। म्हणजे टोटल रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंसेस। कितना रेवेन्यू को बोलते हैं हम प्रॉफिट। कितना हो गया रेवेन्यू, यानी रिसिप्ट कितनी हो गई हमारी 10 लाख की, और 10 लाख में से 3 लाख रुपए माइनस हो गया तो 7 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, कैश सेल किया हमने, कैश सेल्स ऑफ गुड्स रुपीज़ 8 लाख, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 4 लाख, टोटल रेवेन्यू हो गया 8 लाख प्लस 7 लाख, 12 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू हमारे पास जमा हो गया। कैश परचेस ऑफ गुड्स किया 3 लाख का, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स किया 2,40,000 का, रेंट पेड कर दिया 1,50,000 का, परचेस ऑफ मशीन किया हमने कितना, 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए की हमने मशीन भी परचेज की। कैलकुलेट प्रॉफिट, अभी बताओ सोल्यूशन क्या होगा। टोटल रेवेन्यू तो हमारा कितना हो गया, 12 लाख रुपए, और हमने 3 लाख का तो खर्चा कर दिया परचेस करने के लिए कैश में, और क्रेडिट में भी खर्चा कर दिया, हमें तो पेमेंट देना पड़ेगा आगे जाके। 2,40,000 हमने क्रेडिट पे तो माल लिया है, और हमारा जो ऑफिस है उसका हमने यूज़ किया, उसका भाड़ा हमने 1,50,000 रुपये दिया है। यहाँ पे और सैलरी भी पेड कर दी है 50,000 रुपये, यहाँ लिखा नहीं मैंने, पर यहाँ सोल्यूशन में दिखाया मैंने। तो 50,000 रुपये हमने स्टाफ को सैलरी भी दे दी, ये भी हमारा खर्चा हो गया। तो हमारा 12 लाख का रिसिप्ट हो गया और 7,40,000 का हमारा खर्चा हो गया। देखिए कैसा, कैश परचेस किया 3 लाख का, क्रेडिट परचेस किया हमने 2,40,000 का, रेंट पेड कर दिया 1,50,000 का, सैलरी पेड कर दिए 50,000 की, टोटल 7,40,000 रुपये तो हमारा खर्चा हो गया एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू कितना हो गया, 12 लाख। 12 लाख में से 7,40,000 रुपये अगर हम माइनस करेंगे
तो 4,60,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। ये ऐसा हम यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करने वाले आगे जाके, ये आपको आइडिया आ जाएगी। अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, हमें सबमिशन करना है जीएसटी ऑफिस को, इनकम टैक्स को, तो ये तो हमें बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। चलो अभी और एक शब्द आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, लॉस। जैसे प्रॉफिट आता है वैसे लॉस भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है। इट इज निगेटिव प्रॉफिट, ये निगेटिव प्रॉफिट होता है। एक्सपेंसेस लेस देन प्रॉफिट, एक्सपेंसेस लेस प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट कम हो गया तो इज इक्वल टू लॉस। एग्जाम्पल के लिए एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। टोटल एक्सपेंसेस है हमारा 2 लाख रुपए और टोटल रेवेन्यू जमा तो ये 1,50,000 ही हो गया। कैलकुलेट लॉस सोल्यूशन एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस माइनस प्रॉफिट, 2 लाख रुपए हमारा एक्सपेंसेस माइनस हमारा 1,50,000 रेवेन्यू है, टोटल 50,000 हमारा लॉस हो गया। आज यहाँ तक हम पढ़ेंगे, आगे जाके हम इसे विस्तृत स्वरूप में एक एक एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ। उसमें आपको सब कंसेप्ट, सब शब्द के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ही हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू करेंगे और 2-4 वीडियो के बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।